वायर्स एंड केबल्स, विकसित भारत का विकसित वायर, को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको बसों में बढ़ती आग की घटनाओं के बारे में बताएंगे। पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2 हादसों में 45 लोगों की जलकर मौत हो चुकी है। 14 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में एक बस में आग लगी जिसमें 26 यात्री मारे गए और आज सुबह 3 बजे आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक और बस में आग लगी जिसमें 19 लोग मारे गए। इन दोनों हादसों में कुछ ही मिनटों में बस जलकर खाक हो गई और दोनों ही बसों के दरवाजे जैम हो गए थे। अंदर फंसे हुए यात्री शीशे की खिड़कियों को तोड़ नहीं पाए और इस तरह से ये यात्री जलती बस के अंदर फंसे रह गए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम देश के सामने, देश की सरकार के सामने उठाएंगे और इसके बाद आपको बिहार लेकर चलेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2 रैलियां की। एक जगह उन्होंने विकास को मुद्दा बनाया और लोगों से उनके मोबाइल फोन्स की लाइट ऑन करने के लिए कहा और फिर कहा कि मोबाइल फोन के इस युग में लालटेन की क्या जरूरत है। इसके बाद उन्होंने जाति को भी मुद्दा बनाया और लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने सीताराम केसरी जैसे दलित नेता का अपमान किया था। और आखिर में हम छठ पूजा का एक सांस्कृतिक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज आपको बताएंगे कि कैसे बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ ये त्योहार अब मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों तक फैल चुका है। आज देश भर में करीब 15 करोड़ लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य की उपासना का यह त्योहार अब धीरे धीरे दिवाली की तरह ग्लोबल बनता जा रहा है। वर्ष 1980 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन अपने पहले सफर पर निकलती है और रास्ते में ही इस ट्रेन में आग लग जाती है। लेकिन अब 2025 में अगर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाएगी तो उसका नाम रखना होगा द बर्निंग बस। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में आज सुबह करीब 3 बजे एक बस में आग लगने के बाद 19 लोग जिंदा जलकर मारे गए जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उसी जलती हुई बस की तस्वीरें देख रहे हैं। आग की इन भीषण लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यात्री इस जलती हुई बस में कैसे फंस चुके होंगे। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बस के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की गई, शीशे की खिड़कियों को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बस की हर खिड़की और हर दरवाजा जैम हो चुका था और 19 लोग अंदर ही तड़प कर मारे गए। आप ये भी कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से 19 लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई। आज हम इसी बर्निंग बस को आपके लिए डिकोड करेंगे और ये सवाल उठाएंगे कि भारत में एक आम यात्री को सुरक्षित सफर की गारंटी कब मिलेगी।
ये स्लीपर बस जिसे आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी जब एक बाइक इससे आकर टकरा गई। और शुरुआती जांच रिपोर्ट ये कहती है कि बाइक से टकराने के बाद भी ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश नहीं की। वो बाइक इस बस के नीचे घिसटती रही, जिससे बाइक का पेट्रोल लीक हो गया और उस पेट्रोल की वजह से बस में आग लग गई और इस दुर्घटना में बाइक सवार की भी मौत हो गई। इस दुर्घटना के दो कारण हैं। पहला, ड्राइवर बहुत ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, और दूसरा, ड्राइवर की लापरवाही। इस बस के जो यात्री जिंदा बच गए, उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद उन्होंने खिड़की के पास आग की लपटें देखी और ड्राइवर को इसके बाद तुरंत अलर्ट किया और तब जाकर ड्राइवर ने बस को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही बस में आग लगी, इसके दोनों ड्राइवर यात्रियों की मदद करने के बदले वहां से भाग गए। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस बस में 39 यात्री थे, जिसमें से 20 जिंदा बच गए लेकिन 19 मारे गए। अब आप इस बस के जिंदा बचे यात्रियों के ये बयान सुनिए, उनकी ये कहानी सुनिए। हम लोग हैदराबाद से निकला, मैं लवली का पुल से बैठ अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उतार बैठ मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा। मैं तो होता बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीन के नहीं, उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे या फिर क्या है, मतलब लाइट से मत है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज हो कि फायर है, तो कुछ लोगों का आवाज़ है। सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस पे, तब सब लोगों को जगाया, फायर कैसे बोला, मतलब कहता वैसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइवर लोगों का बंदा नहीं ना कहाँ पे, तो लॉक थे थोड़े, मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो विंडो रहता और डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी दोस्त था। पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी एक विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं था, अलार्म नहीं था, तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ऐसे धक्का दिया, हिट पट किया। फिर जैसे तैसे ओपन हुआ, तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था आगे, लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया, वो काफ़ी ऊपर है विंडो, और तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो बस ऐसे जंप कर दिया। तो लगभग 3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला वो मार्केट के बाहर गिर गया, वो मर गया। तो ये गाड़ी है ना, बस के नीचे गया था ये, वो क्या किया ना, वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से फ्लेम्स आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया वो। तो अंदर क्या है ना, हम क्या फंस गए थे। तो क्या हुआ, तो हम हेल्प मार रहे थे, सब लोग बोल रहे थे हेल्प बोल के। तो मैं सो रहा था उस समय, तो उठा था मैं, तो विंडो के बाहर देखा था, तो फ्लेम्स था बस के ऊपर और बाहर। तो सब लोग पैनिक सिचुएशन में, इमरजेंसी एग्जिट डोर है ना, उधर जा रहे थे। तो मैं भी जा रहा था उधर, और पैसेंजर है ना, वो क्या किया ना, वो इमरजेंसी एग्जिट डोर को तोड़ के बाहर गया वो। तो मैं भी उसके बाद बाहर गया था। इस बस के यात्रियों के मुताबिक दुर्घटना होने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही पूरी बस में आग लग गई, और आग लगने के बाद बस का जो दरवाजा होता है वो लॉक हो गया और यात्री जलती हुई बस के अंदर ही फंस गए। लापरवाही की सबसे बड़ी बात यह है कि बस में किसी भी इमरजेंसी के हालात में शीशे को तोड़ने के लिए कोई सेफ्टी हैमर या हथौड़ा नहीं था। आप जैसा कि जानते हैं, जो एयर कंडीशनड बसें होती हैं उसमें जो खिड़कियां होती हैं वो शीशे की होती हैं और उन्हें खोला नहीं जा सकता। अगर आपको बाहर निकलना है तो खिड़कियों को तोड़ना ही पड़ेगा, और उस समय में जब यात्री उन शीशे की खिड़कियों को तोड़ना चाहते थे, शीशे को तोड़ना चाहते थे, तो कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे शीशे को तोड़कर वो बच सके। और ये सारी चीजें, इस तरह का जो हैमर है, ऐसा हथौड़ा, ये हर एसी बस में जरूर होना चाहिए था। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी डोर और बस की खिड़कियों को अपने हाथों से तोड़ा, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद बस की खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश में भी कई यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, उनकी हड्डियां टूट गई।
ये दुर्घटना सुबह 3 बजे हुई, जब ज्यादातर यात्री बहुत गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला और कई यात्री बस के अंदर अपनी सीटों पर बैठे बैठे ही आग में झुलस गए। कई शव तो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, इसलिए अब उनके डीएनए सैंपल लेकर उनकी पहचान की जाएगी। आग लगने का एक बड़ा कारण यह भी था कि इस बस में 100 ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स किसी यात्री के सामान में रखे हुए थे। यानी कोई यात्री ऐसा था जो 100 नए मोबाइल फोन्स लेकर जा रहा था, शायद बेचने के लिए ले जा रहा होगा, और इन मोबाइल फोन्स में आग की वजह से विस्फोट हो गया क्योंकि इनकी जो बैटरी है वो गर्म हो गई। और इसका मतलब यह है कि ये मोबाइल फोन्स एक प्रकार से छोटे छोटे बॉम्ब बन गए। इस बस में एयर कंडीशनर के लिए जो बैटरीज लगाई गई थीं उनमें भी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से इस बस के कई हिस्से पूरी तरीके से पिघल गए। अब आपको इस बस के बारे में भी बताते हैं। ये कोई पुरानी या खटारा बस नहीं थी। इस बस को जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है स्कैनिया कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मूल रूप से स्वीडन की कंपनी है जिसकी बसें दुनिया भर में चलती हैं। आज हमने स्कैनिया इंडिया की वेबसाइट को चेक किया, जिसमें उन्होंने अपने बसों की तस्वीरें और उनके कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए हुए थे। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्कैनिया की ही बस है और जिस बस में आज आग लगी है वो लगभग इसी प्रकार की बस थी। इस कंपनी के मुताबिक बस के इस मॉडल की कीमत जिसमें आग लगी है 92 लाख रुपए के आसपास है। आप ये समझ लीजिए कि करीब 1 करोड़ रुपए की बस थी। और जिस बस की दुर्घटना हुई है वो कावेरी ट्रेवल्स नाम की एक कंपनी की बस थी और इसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2018 में दमन और दीव में हुआ था। इस बस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट सहित सभी दस्तावेज थे, लेकिन ये लगातार ट्रैफिक के नियम तोड़ती आ रही थी। अकेले तेलंगाना में इस बस के खिलाफ 16 चालान किए गए हैं और 23,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान अभी भी बकाया था। यानी बार बार ट्रैफिक के नियम तोड़ने के बावजूद भी ये बस लगातार यात्रियों के साथ सड़क पर चलती रही। किसी ने भी इस बस को रोका नहीं। इतनी बार अगर इसने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा है, अगर 16 बार इसके चालान हो चुके हैं, तो इस बस को सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था। इस बस के ड्राइवर को सड़क पर नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये जो दुर्घटना है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आज उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, बसों में आग लग रही है और लोग इसमें झुलस कर मर रहे हैं। जैसा हादसा आज कुरनूल में हुआ, बिल्कुल वैसा ही हादसा 14 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। यानी 10 दिनों के अंदर सिर्फ 2 हादसों में 45 लोगों की जलकर मौत हो चुकी। और आज मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि ये दुर्घटना नहीं है, इन 45 लोगों की हत्या की गई है। ये हत्या का मामला है। कुरनूल दुर्घटना रात में हुई 3 बजे के आसपास सुबह, जब लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन जैसलमेर में जो घटना हुई वो शाम 4 बजे के आसपास हुई और उसके बाद भी इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इन दोनों हादसों में 3 बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहला, दुर्घटना के बाद बस के दरवाजे जैम हो गए, दरवाजे खुले नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इन दरवाजों को खोलें और किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर निकलें, लेकिन दरवाजे जैम हो गए। दूसरा, लोग शीशे और इमरजेंसी डोर खोल नहीं पाए। जो शीशे की जो विंडोज थी, खिड़कियां जो थी, उन्हें खोलने की कोशिश की गई, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। इमरजेंसी जो डोर था वो भी ना खुला और ना ही लोग उसे तोड़ पाए। और तीसरा, दोनों ही हादसों में लोग बस के अंदर फंस गए। बस जल रही थी और अंदर फंसे हुए जो लोग थे उनकी धीरे धीरे मौत हो गई। इससे एक बात साफ होती है कि बस में आग इतनी तेजी से लगती है कि लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाता और वो बस में ही फंसकर उनकी मौत हो जाती है। कुरनूल दुर्घटना की जांच अभी चल रही है क्योंकि दुर्घटना आज हुई है, लेकिन जैसलमेर बस हादसे की FSL रिपोर्ट अब आ चुकी है और ये रिपोर्ट बताती है कि इसी दुर्घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ।
जैसलमेर दुर्घटना की एफएसएल रिपोर्ट कहती है कि बस के इमरजेंसी डोर्स बंद थे, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे और बस की खिड़की तोड़ने के लिए वहां पर कोई हथौड़ा भी नहीं था। और इस हादसे की वजह बस में लगे एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताई गई है। तो जहां तक जैसलमेर की बात है तो आप देख लीजिए, जो दरवाजे थे वो जैम हो गए, दरवाजे नहीं खुल पाए। शीशे की जो खिड़कियां हैं जैसे आप इस बस में देख रहे हैं, इन्हें तोड़ने के लिए वहां पर कोई हथौड़े जैसी चीज होनी चाहिए थी। आग बुझाने के लिए कोई बस में यंत्र नहीं था कि अगर आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाएंगे। यानी हर प्रकार से नियमों का उल्लंघन हो रहा था और ये पूरी जो बस है ये राम भरोसे चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस को नॉन एसी का परमिट मिला था, यानी ये बिना एयर कंडीशनर के चलने वाली बस थी, इसका परमिट ये कहता है। लेकिन अवैध तरीके से इस बस को एक एसी स्लीपर बस बना दिया गया, यानी इस बस को बनाने में लापरवाही की गई। जिसने भी इस बस की पूरी बॉडी बनाई, जिस कंपनी ने, उसने सुरक्षा नियमों का पूरा उल्लंघन किया। और आज आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में कैसे ये गोरख धंधा चलता है। परमिट लिया है नॉन एसी बस का, लेकिन उसके बाद बस की जो बॉडी बनाई है वो एसी बस की बनी है, उसमें स्लीपर्स लगा दिए गए हैं, खचाखच उसको भर दिया गया है, जबकि परमिट है नहीं, वो बस इस काबिल है नहीं और उस बस में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यानी इतने सारे यात्रियों की जान जोखिम में डालकर कुछ कंपनियां सिर्फ पैसा कमा रही हैं, सिर्फ अपना मुनाफा कमा रही हैं, चाहे यात्रियों की जान चली जाए। और इसके बाद जब ये सारी बातें समझ में आई, तब इस बस के मालिक को, इस बस के ड्राइवर को और जिस कंपनी ने इस बस की बॉडी बनाई है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि जिसने इस बस की बॉडी बनाई उसमें जो सामान इस्तेमाल किया गया, जिस सामान से जो सीटें बनाई गई हैं और जो पूरा सामान अंदर का इस्तेमाल किया गया है, वो इस प्रकार का था जिसमें तुरंत आग लग गई। अब आप जैसलमेर की इस दुर्घटना की जांच पर वहां के एसपी का यह बयान सुनिए। जिन्होंने बनाई, जो बस मालिक हैं और जो बस बनाने वाले हैं, उन्होंने अपने अनैतिक लाभ के लिए इमरजेंसी एग्जिट्स को बंद कर दिया। उसमें किसी भी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम नहीं था, खिड़की तोड़ने के लिए जो हैमर्स होते हैं वो नहीं था, और इस तरह की कई जो कमियां हैं वो जांच में पाई गई। एफएसएल रिपोर्ट और लोगों के जो बयान हैं उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आग का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट ही है। और इसमें अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बस का ड्राइवर, बस का मालिक तोरावली और जिन्होंने बस बनाई है मनीष जैन, 3 लोग को हम तक गिरफ्तार कर चुके हैं। तो आज 2 बड़े सवाल इसमें पैदा होते हैं जो आज मैं कहना चाहता हूं। एक, ये लापरवाही नहीं है, ये हत्या का मामला है। इस बस का जो मालिक है उसे गिरफ्तार किया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, और जिसने अवैध रूप से इस बस की ये बॉडी बनाई थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इस बस के पास एसी स्लीपर बस का परमिट था ही नहीं। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये सारी जो बसें हैं जो मैंने 2 आपको दिखाई, ये वर्षों से चल रही हैं। ये आप कह सकते हैं कि अवैध रूप से ये बसें चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे आज के 2025 में, आज के ज़माने में हमारे देश की सड़कों पर अवैध बसें चल रही हैं? उन बसों को अवैध रूप से बनाया गया है, उनके परमिट उनके पास सही नहीं है, उनके कागज़ ठीक से नहीं है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे, ट्रैफिक के नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं और सिर्फ कुछ लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें जो वहाँ के लोकल अधिकारी होंगे, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी होंगे, जो लोकल प्रशासन के अधिकारी होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इसमें ना मिले हुए हों? ये एक नेक्सस है, ये एक मिली भगत है, पैसा कमाने का एक धंधा है। और पैसा कमाने के लिए हमारे देश की जो आम जनता है, जो अपने खून पसीने की कमाई से इन बसों की टिकट खरीदती है, कोई त्योहार पर कहीं जा रहा है, कोई काम पर कहीं जा रहा है, कोई अपने परिवार से मिलने के लिए कहीं जा रहा है, कोई व्यापार करने के लिए जा रहा है, ये सोचकर कि वो वापस अपने घर लौटेंगे। और उनके साथ क्या होता है आप देखिए। अगर आप भी बसों से यात्रा करते हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा।
हर बस में आज हम ये सुझाव देना चाहते हैं देश भर की सरकारों को, हर बस पर एक डिस्प्ले होना चाहिए, एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए जिसमें यात्री खुद देख सकें कि ये बस कितनी पुरानी है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट उस पर होना चाहिए, उसके परमिट का स्टेटस क्या है ये उसमें होना चाहिए। उस बस का हर चीज, हर जानकारी उस डिस्प्ले बोर्ड पर होना चाहिए। बस में यात्रा शुरू करते ही आप सबसे पहले देखिए कि आपका इमरजेंसी डोर कहां पर है, उस बस का वो खुलता भी है या नहीं, और उस बस में आग बुझाने के लिए यंत्र मौजूद हैं या नहीं है। बस में खिड़की के पास कोई हथौड़ा है या नहीं, कि अगर दोबारा उस बस में कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप उस हथौड़े से खिड़की का शीशा तोड़कर अपनी जान बचा पाएं। ये सब आपको पहले चेक करना होगा। यात्रा करते समय ये ध्यान रखिए कि बस में कोई इस प्रकार का सामान तो नहीं रखा गया जिसमें आग लग सकती है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हवाई यात्रा की होगी, हवाई जहाज में, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में जो यात्री इमरजेंसी डोर के आसपास बैठते हैं उन्हें हवाई जहाज का क्रू इमरजेंसी डोर के बारे में पूरी जानकारी देता है। उन्हें बताता है कि अगर कोई ऐसी आपातकाल स्थिति पैदा हो जाए तो आपको वो इमरजेंसी डोर कैसे खोलना है, उन्हें समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है। हिंदी में बताते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं, जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में बताते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रकार की जो एसी स्लीपर बस हैं उनमें भी इमरजेंसी डोर की पूरी जानकारी पहले यात्रियों को दी जानी चाहिए। हम एक और सुझाव देना चाहते हैं, जिस तरह ट्रेन और प्लेन में यात्रियों का इंश्योरेंस अनिवार्य होता है, वैसे ही अगर आप इस प्रकार की प्राइवेट बसों में जा रहे हैं तो बस यात्रियों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उस बस कंपनी की। और ट्रेन और प्लेन की तरह बस यात्रियों के सामान की भी सुरक्षा जांच अब होनी चाहिए कि कौन सा यात्री उस बस में क्या सामान लेकर जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब समय आ गया है। सोचिए, आप जब सोना खरीदने के लिए जाते हैं, चांदी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई गहना खरीदने के लिए जाते हैं तो उस सोने चांदी गहने के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। सोना कितने कैरेट का है उससे पूछते हैं, उसका हॉलमार्क चेक करते हैं, सबूत मांगते हैं कि बताइए कैसे आप मुझे बताएंगे कि ये सोना असली है, उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं। सामान खरीदने के लिए जब बाजार में जाते हैं तो उस सामान का वारंटी कार्ड मांगते हैं, कहते हैं कि सामान की कितनी गारंटी है मुझे बताइए, उसकी रसीद लेते हैं, उसका वारंटी कार्ड लेते हैं। कितना देख परख कर आप छोटे से छोटा सामान बाजार में खरीदते हैं। सारी तसल्ली जब आपकी हो जाती है तब आप अपना पैसा खर्च करते हैं। जब गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, यहाँ तक कि अपना मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हैं तो कितनी रिसर्च करके खरीदते हैं, दुकानदार से कितने सवाल करते हैं, फिर उसके सारे कागज़ चेक करते हैं, बैटरी लाइफ कितनी है ये चेक करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं ये चेक करते हैं, ये चार्ज कब होगा, सब चीज़ें चेक होती हैं। लेकिन जब आपकी अपनी ज़िंदगी की बात आती है तो आप कुछ चेक नहीं करते, आंख बंद करके उन बसों में बैठ जाते हैं। ना उन बसों के कागज़ चेक करते हैं, वो बस कितनी पुरानी है ना ये देखते हैं, उस बस के पास परमिट है या नहीं ना ये चेक करते हैं, उस बस का ड्राइवर कितना काबिल है ना ये देखते हैं। क्या ड्राइवर लापरवाह है ये कैसे पता चलेगा, इसकी जिम्मेदारी भी उस बस कंपनी की होनी चाहिए। तो सोना तो आप दोबारा खरीद सकते हैं, महंगी से महंगी चीज़ दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जान अगर एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आती। हमेशा याद रखिए, घर से निकलकर वापस सुरक्षित घर लौटना भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे हम कभी आंकते नहीं, जिसके बारे में सोचते भी नहीं। हम हर दिन जल्दबाजी में घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, सफ़र पर निकलते हैं, किसी काम के लिए निकलते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए निकलते हैं, ये सोचकर कि बस फटाफट गए और अभी वापस आए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सुरक्षित घर लौट आना भी अब एक चमत्कार जैसा हो गया है। इसलिए आज हम अलग अलग सरकारें जो चल रही हैं इस देश में, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, प्रशासन है, वो सारे सरकारी अधिकारी, उनसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला लापरवाही का नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है और ये मामला हत्या का है। बस हादसे की इस दुख भरी खबर के बाद आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए एक
अच्छी खबर लेकर आया हूं। दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोगों को 4 दिन के बाद एक बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की तारीख अब तय कर दी गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ठीक रहा, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार आपको कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है। 23 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का एक ट्रायल पूरा कर लिया गया है। यह ट्रायल सफल रहा और मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है और इसलिए मौसम विभाग से बात करने के बाद जब मौसम विभाग ने यह बताया कि 29 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब दिल्ली के ऊपर आसमान में काफी बादल होंगे, तब फिर यह तारीख तय की गई है कि उस दिन क्लाउड सीडिंग की जाए। अब हम आपको यह बताते हैं कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। एक खास प्रकार के विमान को क्लाउड सीडिंग के लिए मॉडिफाई किया गया है। इसमें नए बदलाव किए गए हैं। ये एक सेस्ना एयरक्राफ्ट है जो एक छोटा एयरक्राफ्ट होता है और इस विमान के मॉडिफिकेशन पर शुरुआत में ही एक तय रकम खर्च होती है। इसके बाद इसी विमान से बार बार क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। तो अब जब आगे चलकर जो क्लाउड सीडिंग होगी वो हर बार उसका खर्चा कम होता चला जाएगा। इस विमान का जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो कानपुर में किया गया है और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसे IIT कानपुर की मदद से किया जा रहा है। ये पूरा IIT कानपुर की देखरेख में हो रहा है। जिस दिन क्लाउड सीडिंग की जाएगी उस दिन ये विमान कानपुर से उड़ान भरकर सीधे दिल्ली के आसमान के चक्कर लगाएगा और फिर यह विमान लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बादलों के नीचे से फायर करेगा और कुछ केमिकल्स बादलों में छोड़ेगा। इन केमिकल्स की वजह से बादल जो कि भाप की तरह बहुत हल्के और अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ये बादल एक दूसरे से जुड़ने शुरू हो जाएंगे और इससे बादलों में पानी की जो बूंदें होती हैं वो भारी हो जाएंगी और भारी होने की वजह से ये बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरेंगी और इस तरह से दिल्ली में नकली बारिश होगी। क्लाउड सीडिंग के लिए बादल और सही विजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हवाई जहाज के जरिए होता है। तो बादल इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लाउड सीडिंग करनी है। ये सारी सीडिंग बादलों में होगी, इसलिए जरूरी है कि जिस दिन ये किया जाए उस दिन आसमान में बादल होने चाहिए। अगर बादल नहीं है तब ये नहीं हो सकता। और दूसरा, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए विजिबिलिटी चाहिए होती है। क्लाउड सीडिंग की ये पूरी प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चल सकती है और इस तरह की 5 सॉर्टीज यानी 5 बार क्लाउड सीडिंग की जो कीमत है वो होगी करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए। 5 सॉर्टीज की कीमत है 3 करोड़ 20 लाख। अब आपको दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की वो बात सुनाते हैं जब वो इस पूरी योजना के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में एक बड़ा क्लाउड सीडिंग के इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है। IIT कानपुर के माध्यम से जो कल सेस्ना प्लेन उड़ा था वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर उसने एक छोटे बादलों पे क्लाउड सीडिंग करी है। फिजिकली ये बड़ा ज़रूरी था कि एक्सपेरिमेंट हो और इस टेस्ट में सारी जानकारियाँ हैं। इसका रिजल्ट रिपोर्ट जो कल उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की है उसमें बताया है कि किस तरह से ये फिजिबल हुआ है। कानपुर से फ्लाई करके दिल्ली आना, बुराड़ी में आके क्लाउड सीडिंग करना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से फ्लेयर के माध्यम से करना और फ्लेयर्स क्राउड तक पहुँचना, ये सारी रिपोर्ट में अब जानकारी सामने आई। अब इंतज़ार है कि किस तरह 29-30 के आसपास जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बरसात क्लाउड्स रहेंगे, उसमें क्लाउड सीडिंग करा के बरसात कराई जाए। अब उसके इंतज़ार है और पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एडुकेटेड इंतज़ाम हैं ताकि जैसे क्लाउड आएंगे उनके ऊपर सीडिंग करा के बरसात कराई जा सके। आज दिल्ली का AQI 275 के आसपास है जिसे आप बेहद खराब की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जो आज हवा है दिल्ली की वो बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली और NCR में जब हवा प्रदूषित होती है तो लोगों को घर से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के अंदर की हवा बाहर की तुलना में कई बार ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप घर में बंद हो गए तो आपके घर में, आपकी सांसों में प्रदूषण नहीं जाएगा, ये धुआं नहीं जाएगा। और इस समय दिल्ली की जो हवा है वो ऐसी है कि आप हर सांस के साथ जहर अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं।
तो घर में अगर आप हैं तो वहां भी प्रदूषण कई कारणों से बढ़ जाता है। जैसे जब आप खाना पकाते हैं उससे प्रदूषण बढ़ता है, अगर आप घर में अगरबत्ती या धूप जलाते हैं उससे भी धुआं निकलता है और प्रदूषण बढ़ता है। खिड़कियों से के रास्ते कमरे के अंदर बाहर से प्रदूषित हवा आती है और यदि सही तरीके से वेंटिलेशन आपके घर में नहीं है तो ये प्रदूषण घर के अंदर भी जमा हो सकता है। अपने घर की हवा को साफ करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। जैसे जब प्रदूषण ज्यादा हो तो अपने घर में धूप या अगरबत्ती का प्रयोग ना करें या बहुत कम करें। रसोई में एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग जरूर करें। खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें। घर में इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, जैसे तुलसी, एलोवेरा या स्नेक प्लांट या फिर मनी प्लांट को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। ये सारे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये आपको आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगे और इन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। तो अगर ये नया प्रयोग कामयाब होता है तो देखिए अभी तक हमारी दिल्ली में क्या देखा हमने। सरकारों ने जो बड़ी जिम्मेदारी है अभी तक वो जनता के ऊपर डाल दी। जब भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो जनता से कह दिया जाता है कि अब आप अपनी गाड़ियां बाहर मत निकालिए, अब आप अपना काम बंद कर दीजिए, दफ्तर जाना बंद कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दीजिए, या फिर ये कह दिया जाता है कि अब 10 से 15 साल पुराने जो वाहन हैं उन्हें सड़कों पर नहीं आप चला सकते क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा उससे, या फिर दिवाली पर पटाखे मत चलाइए। यानी ये सब कुछ जो भी करना है वो जनता को करना है। जनता के कंधे पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप ही प्रदूषण को कम कीजिए। तो फिर सरकार क्या करेगी? तो पहली बार आज ऐसा लग रहा है जब सरकार अपने स्तर पर कुछ कर रही है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सरकार ये काम करेगी। और ये एक अच्छी बात है कि सरकार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हमने लगभग हर काम करके देख लिया दिल्ली में। हमने पेट्रोल डीजल को बंद करके देख लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके देख लिया, सब चीजें करके देख ली, लेकिन प्रदूषण आज भी वहीं का वहीं है। इसलिए अगर ये प्रयोग, ये टेक्नोलॉजी हमारी दिल्ली में कामयाब होती है तो इसका जो कॉस्ट है, इसका खर्चा इतना कम है कि अगर सारी चीजें साथ दें तो दिल्ली की सरकार महीने में 2 बार, महीने में 3 बार भी इस प्रकार की नकली बारिश दिल्ली में करा सकती है। और जैसे ही ये बारिश होगी पर्यावरण साफ हो जाएगा कुछ समय के लिए, ये टेम्परेरी है। तो आपने ये किया, पर्यावरण साफ हो गया, हवा साफ हो गई, ये कुछ दिनों तक ऐसी ही रहेगी और जब वापस प्रदूषण आने लगे, जिसमें कि हफ्ता 10 दिन और आगे लग सकता है, उसके बाद आप दोबारा क्लाउड सीडिंग करके ये बारिश करा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिल्ली में लगभग 4 महीने ऐसे होते हैं जब सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ये होता है अक्टूबर महीने से शुरू होता है और जनवरी के महीने तक ज्यादातर रहता है। इस दौरान अगर दिल्ली की सरकार हर महीने 2-3 बार भी ये काम करती है तो बहुत ज्यादा खर्चा इसमें नहीं होने वाला। इसलिए ये एक नई चीज है और हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार को ये प्रयोग अगर सफल रहता है तो फिर इसे हर महीने या हर हफ्ते करना चाहिए। तो दिल्ली में तो हवा को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के जानलेवा प्रदूषण पर पूरा ध्यान दे रहा है और पूरी दुनिया को आतंकवाद का यह प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर 1,500 से ज्यादा महिला आतंकवादियों की भर्ती कर ली है और 100 करोड़ रुपए का चंदा भी वो इकट्ठा कर चुके हैं। ये जानकारी कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको ये पाकिस्तान का कोई टॉप सीक्रेट नहीं बता रहा हूं जो किसी को पता ना हो। अगर ये जानकारी हम तक पहुंच गई, ये जानकारी देश के सारे मीडिया तक पहुंच गई, ये जानकारी दुनिया के अखबारों में आ गई, पाकिस्तान के अखबारों में आ गई, दुनिया के तमाम लोग अगर इस जानकारी को जानते हैं तो फिर दुनिया भर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, यूरोप की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके पास ये जानकारी क्यों नहीं है? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोप के देश इस पर आंखें बंद करके कैसे बैठ सकते हैं? और आज बड़ा सवाल यही है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये टॉप सीक्रेट है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये बात सबको पता है। अगर मैं आज आपको यहां ये बात टीवी पर बता रहा हूं
तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका, जिसके पास इतने बड़े बड़े साधन हैं दूसरे देशों की जासूसी करने के, जिसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, जो सैटेलाइट से भी लोगों की जासूसी कर सकता है, किसी भी देश में क्या चल रहा है उसे पता चल सकता है। चीन, जो कि सैटेलाइट के जरिए यह बता सकता है कि हमारे देश में हमारे हथियार कहां कहां पर डिप्लॉयड हैं, हमारा S-400 कहां पर डिप्लॉयड है, चीन को यह पता है। अमेरिका को यह पता है कि हमारा अगला कदम क्या होने वाला है। तो उन्हें यह नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की भर्ती चल रही है। यह आतंकवाद पर दुनिया का डबल स्टैंडर्ड है, जिसे दुनिया के सभी बड़े बड़े देश अपने अपने हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा तय करते रहते हैं। आत्मघाती हमला करने वाली महिला आतंकवादियों के इस नए ग्रुप का नाम है जमातुल मोमिनात। इसका मतलब हिंदी में हुआ ईमानदार महिलाओं का संगठन, जिसकी चीफ आतंकवादी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। मसूद अजहर की 2 बहनें हैं, सादिया अजहर और समेरा अजहर, और ये दोनों ही महिला आतंकवादियों को हर रोज 40 मिनट की ट्रेनिंग देंगी आतंकवादी बनने की। यह एक ऑनलाइन कोर्स होगा जिसमें जिहाद के लिए महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भी अपना ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं और महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्स अभी तक तो आपने देखा होगा, जो छात्र हैं वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं। अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है वो ऑनलाइन कोर्स के जरिए आप सीख सकते हैं। लेकिन अब आतंकवाद के भी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं और ये चलते हैं पाकिस्तान से। जैश-ए मोहम्मद नवंबर के महीने में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा सम्मेलन कर रहा है और करेगा। ये सम्मेलन किस चीज के हैं? ये आतंकवाद के सम्मेलन हैं, ये आतंकवाद की कॉन्फ्रेंसेज हैं। इसका मकसद युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए तैयार करना है। जैश-ए मोहम्मद आतंकवादियों की भर्ती ऑनलाइन इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान की सरकार दुनिया को यह बता सके कि ये भर्तियां आतंकवाद के लिए नहीं हो रही, बल्कि ये भर्तियां तो धार्मिक शिक्षा देने के लिए की जा रही हैं। यानी अब जैश-ए मोहम्मद दुनिया को यह बताएगा कि वो एक NGO है जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए महिलाओं को ये ऑनलाइन कोर्स करवा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों को रिक्रूटमेंट सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध में POK में, सिंध के साथ साथ POK में भी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में जैश के ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिन्हें फिर से बनाने के लिए मसूद अजहर ने अब तक 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानता है, अमेरिका भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है, चीन नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादियों की सबसे बड़ी भर्ती पर दुनिया के सारे बड़े बड़े देश बिल्कुल मौन हैं, चुप हैं। सिर्फ 15 दिन में 1,500 आतंकवादियों की भर्ती हुई है और पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए ये डिस्काउंट आखिर मिल क्यों रहा है? क्या इसके लिए भी असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई डील हुई है? शायद अमेरिका ये भूल गया है कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, ये किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। और आपको याद होगा अमेरिका पर भी 9/11 का हमला हुआ था। अमेरिका ये बात कैसे भूल सकता है? लेकिन आज दुख की बात यह है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने आप को दुनिया का ठेकेदार मानते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं रहे। आज भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था यदि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाते तो इनकी भूमिका पर बड़ा सवाल उठेगा। आज संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 80 वर्ष हो चुके हैं और S जयशंकर ने ये बात दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के ही एक कार्यक्रम में कही है। When a sitting Security Council member openly protects the very organization that claims responsibility for the barbaric terror attack such as at Pahalgam, what does it do to the credibility of multilateralism? Similarly, if victims and perpetrators of terrorism are equated in the name of global strategy, how much more cynical can the world get? When self-proclaimed terrorists are shielded from the sanctioning process, what does it say
for the sincerity of those involved. अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और आज उन्होंने बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में विकास को मुद्दा बनाया और वहां मौजूद लोगों से उनके मोबाइल फोन की लाइट्स को ऑन करने के लिए कहा। जब लोगों ने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर ली, ये टॉर्च ऑन कर लिया, तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन के इस युग में आखिर लालटेन की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों में इंटरनेट डेटा बहुत महंगा है, लेकिन भारत में 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से ज्यादा नहीं है। आज बिहार के युवा रील्स बनाकर इंटरनेट से अच्छी कमाई कर रहे हैं इसी वजह से। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल नई तरीके से लोगों को एक बात समझाई। उनसे कहा कि आप अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कीजिए, और फिर उन्होंने लालटेन का जिक्र किया। लालटेन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है, और लालटेन आपको लालू यादव के युग की याद दिलाती है। ये वो युग था जब बिहार में बिजली नहीं थी, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। बिजली को लेकर लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, और घरों में सिर्फ लालटेन ही एकमात्र साधन था प्रकाश का। उस जमाने में लालू यादव ने बहुत सोच समझकर आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह चुना होगा तो लालटेन चुना होगा, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो लालटेन को इस्तेमाल करते थे। घर घर में लालटेन थी, लालटेन के साथ उनका एक रिश्ता था, और लालटेन उनका हर रात का साथी था। इसलिए लालटेन का ये चुनाव चिन्ह उन्होंने लिया होगा। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब लालटेन की जरूरत ही नहीं है, और यही प्रधानमंत्री मोदी आज लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने बिहार की एक रैली में विकास का जिक्र किया, जो अभी आपने देखी, लेकिन दूसरी रैली में उन्होंने जाति का मुद्दा भी उठाया। आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दलित नेता सीताराम केसरी के अपमान के बारे में भी बताया। आज ही उनकी बात क्यों की? क्योंकि आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। सीताराम केसरी एक दलित नेता थे और बिहार के ही रहने वाले थे, और वो 1996 से 1998 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें मार्च 1998 में ही जबरदस्ती अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इस दौरान उनका काफी अपमान किया गया, और कांग्रेस के मुख्यालय में उनके कमरे पर बिना उनकी मर्जी के, यानी उनका जो ऑफिस था उस पर बिना उनकी मर्जी के कब्जा कर लिया गया। उनका जो नेम प्लेट था उसे वहां से हटा दिया गया, और इसीलिए कहा जाता है कि तब सीताराम केसरी का बहुत अपमान हुआ था, क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे और पार्टी उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेना चाहती थी। सीताराम केसरी के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और संघर्ष यही था कि
सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, लेकिन सीताराम केसरी हटने के लिए तैयार नहीं थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि जब सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने कैसे एक दलित नेता का अपमान किया था। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया। और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। तो प्रधानमंत्री मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे आज बिहार के लोगों को कि जो कांग्रेस पार्टी दलितों के उत्थान की बात करती है, उसने अपने ही एक दलित नेता का कितना अपमान किया था। बीजेपी का चुनाव प्रचार हमने आपको दिखाया, लेकिन आज आपको महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी यादव का जोश भी देखना चाहिए। उन्होंने भी आज बिहार में 4 रैलियां की हैं। जरा देखिए तेजस्वी यादव का जोश। जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। और देखो, हम यहाँ टूटे फूटे झूठे बात करने नहीं आए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। बिहार का लाल ही बिहार को चलाने का काम करेगा और 14 नवंबर के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसा राज बनाएगा कि हर परिवार के पास सरकारी नौकरी होगा। आपने एक नया बदलाव तेजस्वी यादव में नोट किया होगा। वो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स बनाते हैं, युवाओं के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही अब जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो टी शर्ट पहनकर जाते हैं। अब वो कुर्ता पजामा पहनकर नहीं जाते। ये देखिए, टी शर्ट पहनकर आजकल वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि बिहार के युवाओं को वो लुभा सके। अब हम आपको छठ पूजा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो कि अब ये त्योहार आने ही वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की एडवांस में ही बधाई और शुभकामनाएं। इसलिए आज हम आपके लिए छठ पूजा के त्योहार को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार के बेगूसराय की तस्वीर दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बेगूसराय में ये चुनावी रैली की थी। और अपने भाषण से पहले उन्होंने छठ पूजा करने वाली महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें छठ की शुभकामनाएं भी दी, क्योंकि बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक पहचान अब बन चुका है। पहले यह त्योहार बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन पिछले 2 दशकों में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी अब इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। और इस समय देश भर में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज छठ पूजा ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। अमेरिका, जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में अब छठ का त्योहार मनाया जाता है। और दिल्ली में तो छठ पूजा को लेकर खास तैयारी हो रही है। दिल्ली की सरकार छठ पूजा के लिए 1500 से ज्यादा घाट बना रही है। और अब दिल्ली में छठ पर 1.5 दिन की सरकारी छुट्टी भी होगी। 25 अक्टूबर से छठ का पर्व शुरू होगा और यह 27 अक्टूबर तक चलेगा।
और अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे छठ का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। छठ पूजा पर छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को प्रकृति की देवी माना जाता है और कुछ धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को सूर्य की बहन भी बताया गया है। छठ पर सूर्यदेव और जल की पूजा की जाती है। छठ का त्योहार लगातार 4 दिन का होता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरे घर की सफाई की जाती है, रसोई घर को शुद्ध किया जाता है और उपवास करने वाले लोग खुद को भी शुद्ध करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन छठ की पूजा करने वाले लोग दिन भर बिना कुछ खाए पिए उपवास करते हैं। सूर्यास्त के बाद पूजा करके वो उपवास तोड़ते हैं, फिर गुड़, चावल और दूध से बनी खीर खाते हैं। छठ का तीसरा और चौथा दिन सबसे कठिन होता है, क्योंकि छठ पूजा करने वाले लोग लगातार 30 से 32 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए उपवास करते हैं। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और इस दौरान उपवास करने वाले लोग नदी, तालाब या किसी और स्थान पर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं। छठ के आखिरी दिन यानी चौथे दिन उगते सूर्य की पूजा होती है और छठ पूजा महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं और दोनों करते भी हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा में आपको नजर आती है। अब ये देखिए कि ये त्योहार बाकी के त्योहारों से कैसे अलग है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सीधे प्रकृति यानी सूर्य और जल की पूजा करते हैं। ये मानव और प्रकृति के बीच सीधे संवाद का प्रतीक है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली त्योहार है। छठ के दौरान सेब, गन्ना, नारियल और केला जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है। छठ के प्रसाद को रखने के लिए प्लास्टिक या स्टील के बर्तन नहीं, बल्कि दूसरे बर्तन जो है सूप या दूसरे बर्तन बनाए जाते हैं जो कि बांस से बनते हैं। इस त्योहार में पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति खुद अपने मन और श्रद्धा से पूजा करता है और यही इसे सबसे लोकतांत्रिक और सच्ची आस्था वाला पर्व बनाता है। छठ व्रत दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इतने दिनों तक, 3 दिन तक उपवास करना, ठंडे पानी में खड़े रहना आस्था, अनुशासन और खुद पर नियंत्रण को दर्शाता है। आमतौर पर देवी देवता को उगते सूर्य या आरंभ का प्रतीक माना जाता है, लेकिन छठ ही एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा होती है। छठ पूजा में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं उपवास करती हैं, पूजा करती हैं, पूरे परिवार की आस्था को संभालती हैं और ये पर्व नारी शक्ति और त्याग का भी एक प्रतीक है। तो आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के बारे में, जिनका आज निधन हो गया। उन्हें विज्ञापन की दुनिया का जादूगर कहा जाता है और आपको बताएंगे कि कैसे पीयूष पांडे का दूरदर्शन के साथ एक बड़ा खास रिश्ता रहा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन कुछ लोगों की मौत एक ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे पूरा करना मुश्किल होता है। आज 70 वर्ष की आयु में पीयूष पांडे के निधन के साथ ही भारतीय विज्ञापन जगत की सबसे बुलंद आवाज खामोश हो गई है। आप में से बहुत सारे लोग शायद पीयूष पांडे को जानते नहीं होंगे, लेकिन उनके विज्ञापन आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरे होंगे या फिर आपने उनकी लिखी हुई लाइनों को सुना ज़रूर होगा, उनके स्लोगन्स को ज़रूर सुना होगा। पीयूष पांडे ने पिछले 4 दशकों में कई लोकप्रिय विज्ञापन और मीडिया कैंपेन्स की रचना की और उनकी पंक्तियां हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन गई थी। अब जरा याद कीजिए, जैसे कुछ स्वाद है जिंदगी में, ये फेविकोल का जोड़ है
टूटेगा नहीं। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और अब की बार मोदी सरकार। ये कुछ सुपरहिट स्लोगन हैं जो आपने अलग अलग विज्ञापनों में जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, जिसकी रचना पीयूष पांडे ने की थी। आज पीयूष पांडे को विज्ञापन की दुनिया का आप प्रेमचंद भी कह सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जिस तरह हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयां दी, उसी तरह पीयूष पांडे ने भी एडवर्टाइजिंग को हिंदी में सोचना और लिखना शुरू किया। पहले विज्ञापन सिर्फ अंग्रेजी में सोचे और लिखे जाते थे, लेकिन उन्होंने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पीयूष पांडे कहते थे, लोगों से उनकी जुबान में बात किया कीजिए, किताबों वाली भाषा में नहीं, और उनकी यही बात भारतीय विज्ञापनों के लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। पीयूष पांडे का मानना था, बेस्ट आइडियाज कम फ्रॉम द स्ट्रीट। जो बेहतरीन आइडियाज होते हैं वो गलियों से और सड़कों से आते हैं, क्योंकि भारत गलियों और सड़कों में बसता है। इसलिए वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर विज्ञापन तैयार नहीं करते थे, गली, नुक्कड़, चौपाल और सड़कों पर घूमकर अपनी लाइनें लिखते थे। वो भारत के लोगों की बातें, उनकी बोली, उनकी मुस्कान समझते थे, और वही कहानियां पीयूष पांडे के शब्दों में एक ब्रांड बन जाती थी। उनकी बातों में भारत की मिट्टी की खुशबू थी, और जब वो लिखते थे तो लाइनें नहीं बल्कि जिंदगी बोलती थी, और जब किसी ब्रांड को आवाज देते थे तो वो विज्ञापन नहीं, भारत की कहानी बन जाती थी। इसलिए उन्हें वर्ष 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया। पीयूष पांडे का दूरदर्शन से एक बड़ा खास रिश्ता रहा है। आपने दूरदर्शन पर एक मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आज दूरदर्शन की लाइब्रेरी से खास तौर पर हम ये गीत आपके लिए निकाल कर लाए हैं, जिसकी रचना पीयूष पांडे ने की थी। सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने ये जो पूरा गीत आपने देखा, ये भारत की एकता पर था। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए, इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए
और जीवन में दोस्त सिर्फ उसे बनाएं जिससे ये ना कहना पड़े कि ये बात किसी से ना कहना। नमस्कार।